हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। आज हम लोग रीड बैच में शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड की जो विधियां हैं इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का और किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, बीजीय व्यंजक का या समीकरण का गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, वो सारी पद्धतियां, वो सारे तरीके हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सारे मेथड्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन समझने से पहले किस तरह किया जाता है, पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड क्या होता है। मतलब मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन लिख रखा है और गुणनखंड को यहाँ पर फैक्टर लिख रखा है। दोनों में हिंदी वर्ड जो है दोनों का सेम ही है। इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वो आप समझ जाओगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड होता क्या है? कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी नंबर है। जैसे हमारे पास अगर नंबर है कोई 20, ठीक है, 20 नंबर है, ठीक है। ये नंबर 20 किन किन नंबर से, किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 20 एक तो हमारा 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है और इसके बाद 10 से होता है और उसके बाद डायरेक्ट किससे होता है? 20 से होता है, ठीक है। 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से, 10 से और 20 से। तो ये वो संख्याएं हैं, वो नंबर से जिनका पूरा पूरा भाग जो है 20 में चला जाता है। तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, उस कोई भी नंबर का अगर हमें गुणनखंड निकालना हो, फैक्टर निकालना हो, तो गुणनखंड हम किसे कहेंगे? उन संख्याओं का सेट, ठीक है। वो सभी संख्याएं जिनका भाग उस एक संख्या में जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे हमारे पास से नंबर है 20, तो ये सभी संख्याएं, ये 6 की 6 संख्याएं, 1 2 4 5 10 और 20, इन 6 का पूरा पूरा भाग, इन 6 की 6 नंबर्स का पूरा पूरा भाग जो है 20 में जाता है। तो ये जो 6 के 6 नंबर्स हैं, इन्हें ही हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? हमारे गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। और अगर हम पूरा लिखें तो 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? 20 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स ऑफ 20। मतलब 20 के गुणनखंड मतलब वो नंबर जिनका पूरा पूरा भाग चलता है 20 में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। अब बढ़ते हैं आगे। अब फैक्टर्स के बारे में बाद हम लोग बात करेंगे। अगला टॉपिक प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने फैक्टर समझे, गुणनखंड समझे, किसी भी संख्या में किन किन संख्याओं का पूरा भाग जाता है वो तो क्या होता है? गुणनखंड यानी कि फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड समझने से पहले हमें अभाज्य संख्या को समझना पड़ेगा, प्राइम नंबर को समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर मतलब कि हमारी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
अभाज्य संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें केवल उसी संख्या का और एक का भाग जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 लें, ठीक है, दो नंबर अगर अपन देते हैं तो इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे, इसके अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड क्या है? वो नंबर जिनका भाग पूरा पूरा जाएगा किसमें? 2 में। तो एक तो 1 का भाग चला जाएगा और एक 2 का भाग चला जाएगा। इसके अलावा कोई फैक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा है। वैसे ही 3 का देखें तो 3 में 1 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 का देखें, 1 का जाएगा और 5 का जाएगा, इसके अलावा किसी भी नंबर का नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या, ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होता है, वो क्या होता है? एक तो वो खुद और दूसरा संख्या 1। ठीक है, 2 के फैक्टर आप देख लो, एक तो संख्या 1 और एक 2 खुद। ठीक है, 3 में एक तो नंबर 1 और एक 3 नंबर खुद का, 5 में एक नंबर 1 और एक 5 नंबर खुद का। तो ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड, जिनके फैक्टर या तो वो संख्या खुद होती है या फिर नंबर 1 होता है। इन दोनों के अलावा और तीसरा कोई भी फैक्टर उस संख्या का नहीं होता। मतलब एक तो वो संख्या खुद का फैक्टर होगी और एक नंबर 1, ये तो सभी संख्याओं का फैक्टर है। ठीक है, नंबर 1 तो सभी संख्याओं का फैक्टर है, सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो नंबर 1 और एक वो संख्या खुद। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि एक नंबर के जो फैक्टर होते हैं, एक नंबर के जो गुणनखंड होते हैं, वो नंबर खुद होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। नाम से पता लग रहा है, अभाज्य मतलब जो किसी से भी जिसका भाग ना जाए। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। 2 का केवल 2 में भाग जाता है, खुद का खुद में भाग जाता है, उसके अलावा किसी में नहीं जाता। 1 का तो सब में जाएगा, 3 का 1 और 3 में जाता है, 5 का 1 और 5 में ही जाता है, इसके अलावा किसी नंबर में नहीं जाता। तो ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड वो खुद हो और कोई दूसरा नंबर ना हो, वो खुद और नंबर 1 हो और कोई तीसरा नंबर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड मतलब अगर कोई संख्या है हमारे पास, अगर कोई संख्या है जैसे 6, ठीक है, अगर कोई नंबर है हमारे पास 6 और 6 के हम लोग अगर निकालें गुणनखंड तो क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। ये तो इसके गुणनखंड हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब मुझे बताना है कि प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कौन से है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है वो देखनी है। तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या मुझे दिख रही है, एक तो 2 और एक 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर कौन से हो जाएंगे? 2 और 3। ठीक है, ठीक है, 2 और 3, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। बाकी 6 तो अभाज्य है ही नहीं और 1 तो सब में ही आता है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर को, 1 को कभी भी अभाज्य गुणनखंड में आप इसमें मतलब वो मत करना, इसमें शामिल मत करना। ठीक है, 1 को कभी भी अभाज्य गुणनखंड में शामिल मत करना, हमेशा 1 के बाद से शुरू करेंगे। तो 2 और 3, ठीक है, 6 तो है नहीं अभाज्य, 2 और 3 ही है, तो इसके क्या हो जाएंगे? 2 और 3 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, ठीक है,
अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा क्या है चैप्टर का? फैक्टराइजेशन। यानी कि वही गुणनखंड। अब आप सोच रहे होंगे कि फैक्टर को भी हम गुणनखंड कह रहे हैं और फैक्टराइजेशन को भी हम गुणनखंड कह रहे हैं। तो बेटा बात यह है कि एक्चुअल में फैक्टराइजेशन क्या है, अगर पूरा बोले तो ये गुणनखंड को निकालने की विधियां हैं, निकालने का तरीका है, ठीक है। ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं गुणनखंड निकालने की विधियां। मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ। असल में ये गुणनखंड निकालने की विधि है, हम लोग इसे शॉर्ट में भी गुणनखंडी लिख देते हैं हिंदी में। असल में क्या है गुणनखंड निकालने की विधि। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग इस पूरे चैप्टर में अलग अलग विधियां पढ़ने वाले हैं गुणनखंड निकालने की, जिसकी शुरुआत हम आज के वीडियो में कर रहे हैं। आज मैं आपको दो तरह से बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे संख्याओं की, और उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे इक्वेशंस आती हैं, समीकरण है, उनके किस तरह से हम लोग निकालते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। यानी कि नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स का हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्राकृत संख्या का हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सपोज मेरे पास एक नंबर है 64, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 64, इसके या फिर 64 नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं, चलो 30 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 64 के बहुत लंबे हो जाएंगे, अभी सोचना पड़ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको तरीका सिखाना चाह रहा हूँ। 30 के हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे सारे, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 30 के पहले तो सारे फैक्टर क्या हो गए, वो नंबर जिनका 30 में पूरा पूरा भाग जाता है। कौन कौन से होंगे? एक तो 1, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, उसके बाद 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा। उसके बाद 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 15 का जाएगा डायरेक्ट, और उसके बाद सीधे 30 का जाएगा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इसके फैक्टर्स है। क्या है इसके फैक्टर्स? यानी कि गुणनखंड, वो सभी नंबर्स का सेट जिसमें 30 का भाग जो है जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं आपको कहूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर अलग करना है, तो आप प्राइम फैक्टर कैसे अलग करोगे? इसमें से बस आपको वो संख्याएं देख लेनी है जो प्राइम नंबर है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? एक तो 2 है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ठीक है। 2, 3, 5 और 6 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 30 नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास? प्राइम फैक्टर्स। 30 के अभाज्य गुणनखंड।
मतलब 30 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, 30 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2, 3, 5। बाकी क्यों नहीं है, 6 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 ऐसा नंबर नहीं है जो केवल खुद से हो रहा हो, ये 2 और 3 से भी हो रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी नहीं है, 5 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। 15 भी नहीं है, 3 और 5 से हो रहा है। 30 भी नहीं है, 10 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से हैं अभाज्य प्राइम नंबर, कौन कौन से, इसमें 2 है, 3 है और 5 है। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो हम लोगों ने क्या करा कि पहले सारे फैक्टर लिखे, पहले सारे गुणनखंड लिखे, उसके बाद उसमें से हमने अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कर लिए। तो एक तरीका तो ये। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि आपको डायरेक्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो दूसरा तरीका क्या होगा। अगर आपको वो पूछ ले कि डायरेक्ट आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर लिखने हैं, दूसरे गुणनखंड देखने ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो उसका तरीका आप यहाँ पे देखना, आपको एक टेबल बनानी होगी। ठीक है, आपको एक टेबल बनानी है, उसमें इस तरह से लाइनें बना दोगे आप। हमें 30 के केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड, केवल और केवल कौन से लिखने हैं, अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर। मैं ऊपर लिख देता हूं अभाज्य गुणनखंड। हमें 30 के केवल कौन से फैक्टर लिखने हैं, केवल हमें अभाज्य गुणनखंड यानी कि केवल हमें प्राइम फैक्टर जो है 30 के वो निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 30, इसको हम लोगों को बारी बारी जो है, जो हमारे प्राइम नंबर है ना, जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, साफ साफ लिख रहा है अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्याओं का यूज करेंगे, प्राइम नंबर का यूज करेंगे। तो 30 को हमें बारी बारी जो है प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि एंड में हमारा 1 नहीं बच जाता। जब तक कि एंड में 1 नहीं बच जाता, तब तक हमें इसको बारी बारी प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है। अब सबसे पहले हम देखें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 15। 15 आ गया। अब 15 को हम कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करें, कौन सी अभाज्य संख्या से करें। 15 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा और 5 से होगा। अब यहाँ पर 3 से करें कि 5 से करें, तो जो छोटा है ना उससे करेंगे, मतलब 2 के बाद जो आएगा पहले उसी से करेंगे। आप 2 के बाद सीधे 5 से नहीं कर सकते। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 के बाद आप सीधे 5 से डिवाइड मत करना। ठीक है, गलत हो जाएगा, मतलब गलत तो नहीं होगा पर उसे ऑर्डर में नहीं माना जाता। सही ऑर्डर यही है कि हम लगातार बढ़ते हुए क्रम में चले। तो 2 के बाद 3 आता है, तो इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से किया, तो 3 को 15 से डिवाइड किया, तो 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5। अब 5 आया। अब 5 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, खुद ही प्राइम नंबर है, तो 5 को तो किससे कर देंगे, 5 से ही कर देंगे। 1 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। मैंने बोला था कि ये टेबल कब खत्म होगी, जब एंड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल कब खत्म होगी, जब एंड में 1 आ जाएगा। तो हमारी जो टेबल है वो यहीं पे खत्म होती है। अब अभाज्य गुणनखंड हमारे कौन सा निकला है, प्राइम फैक्टर यहाँ पर देखो आप, एक तो 2, एक 3 और एक 5, ये तो गुणनखंड। बाकी अगर इसको हम जमाने की बात करें तो लिखेंगे कैसे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए।
ठीक है, इनको लिखेंगे कैसे? इस टेबल को बनाने के बाद अभाज्य गुणनखंडों को प्राइम फैक्टर्स को लिखने का तरीका क्या है? साथ में लिखो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए 2 × 3 × 5। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना। ऐसे आप किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस की, समीकरणों की। अब हम बात करेंगे समीकरणों की। इक्वेशंस, ठीक है, तो समीकरणों की बात करते हैं। समीकरणों में हम कैसे निकालेंगे? समीकरणों में हम कैसे निकालेंगे इसको, गुणनखंड को कैसे पता लगेगा? आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसमें जनरली, वो हमारी कौन सी? द्विघातीय, मतलब बाइनोमियल इक्वेशंस की बात करेंगे। द्विघातीय समीकरणों की। द्विघातीय समीकरण कौन सी? जिनमें हमारी जो सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है, सबसे हाईएस्ट जो चर की जो पावर होती है, चर की जो घात होती है, वो कौन सी होती है? 2। मतलब हमारी जो जनरल इक्वेशन रहेगी इसमें वो कौन सी रहेगी? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जनरल इक्वेशन रहेगी। ठीक है, जनरली इसी फॉर्म की जो समीकरण है वो हमारे सामने वहां पर आएंगी। क्यूब वाली भी आ सकती है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि उनकी कैसे निकालते हैं, लेकिन जनरली कौन सी आएगी? स्क्वायर वाली ही ज्यादातर पूछी जाती है। तो हमारे जो जनरल फॉर्म होगा समीकरण का वो किस रूप में होगी? ax² प्लस bx प्लस c। और इसका अगर हमें गुणनखंड निकालना है, इसका अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो हमें इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। हमें इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। वो क्या है? पहली चीज, ये जो बीच वाला b है, ये जो बीच वाला b है, ये जो बीच वाला b है, इसको हमें इस तरह से खोलना है। इस b को, मतलब यहाँ पर b की जगह क्या होगा? एक संख्या होगा, एक संख्या होगी या एक अचर होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, तो इस b को हमें इस तरह से खोलना है कि जो दो संख्याएं आएंगी, जैसे मान लो हम 4 को खोलते हैं, 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 + 2। 6 को लिख दो 2 + 3 या 4 + 1। तो ऐसे जो यहाँ पर 4 + 2, तो ऐसे यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, एक संख्या मिलेगी। उस संख्या को हमें दो नंबरों के प्लस या माइनस में तोड़ना होगा। और वो किस तरह तोड़ेंगे कि जो दो नंबर हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे ना सॉरी, मार्कर हाथ से छूट गया। जो दो नंबर हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे ना, इस b की जगह पर जो दो नंबर हम लोग लिखेंगे, वो दोनों नंबरों को गुणा करने पे, जैसे मान लो इस b को मैं तोड़ रहा हूँ दो संख्याओं में, d और e में। ठीक है, d और e में मैं तोड़ रहा हूँ इन दोनों नंबरों को, सॉरी b को मैं तोड़ रहा हूँ दो नंबर में, एक d और एक e। ठीक है, दोनों के प्लस में मैंने तोड़ा, तो ये दो नंबर, वो दो नंबर कौन से होंगे? ये दो नंबर कौन से होंगे?
ये दो नंबर वो होंगे जिनको गुणा करने पर, मतलब कि अगर मैं डी को ई से गुणा कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो ए और सी के बराबर आएगा, ए और सी के गुणनफल के बराबर आएगा, ए इंटू सी के बराबर आएगा। इस बी को मुझे दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है, इस बीच वाले बी को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट, जिनका गुणनफल ए और सी के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये इसकी क्या है, कंडीशन है। इसको आप उतार के, ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। बी को अगर हम दो नंबरों में तोड़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ डी और ई में, डी प्लस ई, ठीक है, तो ये डी प्लस ई वो दो संख्याएं होनी चाहिए, डी और ई, जिनको गुणा करने पे ये जो दो संख्याएं यहाँ पर रहेंगी, ए और सी की जगह पर जो दो संख्याएं रहेंगी उनके गुणा के बराबर आ जाए। ठीक है, डी और ई का गुणा ए और सी के गुणा के बराबर आ जाए, तब जाकर हम लोग इसका गुणनखंड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। एक सवाल इसका हम देख लेते हैं, हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये हमारे पास एक समीकरण है। ठीक है, बराबर जीरो, समीकरण अभी नहीं कह सकते हम, या फिर इसको, हाँ इसको बराबर जीरो का तो काम ही नहीं है, तो इसको ऐसे रख देते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है सॉरी, अब मुझे ये बताओ, इस एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसमें ए बी और सी क्या है। हमने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स लिखा हुआ है मतलब 1 इंटू एक्स, और क्या माइनस 6। ठीक है, अब इसमें मेरे को खोलना है, किसमें खोलना है मुझे अब इसमें देखो, बीच वाला नंबर क्या है, प्लस एक, प्लस एक। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये बी को जब हम खोलेंगे ना, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर बीच में प्लस ही हो, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी बना लेना, डी प्लस माइनस ही, या तो ये दो नंबर प्लस होंगे या तो माइनस होंगे। वो कौन से दो नंबर, जिनका गुणा ए और सी के गुणा के बराबर हो। ठीक है, तो प्लस में भी खोल सकते हैं और माइनस में भी खोल सकते हैं। तो आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी और सी क्या है, तो ए तो क्या बन रहा है हमारा एक, बी भी क्या है एक, और सी है हमारा -6, सी क्या है -6। ठीक है, सी हमारा क्या है -6। अब मैं माइनस में क्यों ले रहा हूँ, हमारी जनरल फॉर्म क्या है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस -6 को जो है, मैं इस -6 को यहाँ पर प्लस -6 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर -6 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, -6 को प्लस -6। तो वही बात है, कि -6 अगर लिखा हुआ है तो माइनस को हमें साइन के साथ लेना है। ठीक है, हमेशा। अब यहाँ पर हमारा ए क्या हो गया, एक, बी हो गया एक, और सी हो गया -6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, कि बी को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो,
बी को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो कि उनको प्लस माइनस करने पे तो बी आए और उनका गुणा ए और सी के गुणा के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए क्या है, एक, बी क्या है हमारा, एक। इस एक को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनको प्लस माइनस करने पे तो एक आए और जिनको गुणा करने पे एक और -6 का गुणा। तो एक और -6 का गुणा कितना होता है, 1 इंटू -6 -6 ही है, मतलब गुणा करने पर तो -6 आए और प्लस माइनस करने पर एक आए। ठीक है, तो अभी माइनस को तो हटाता है अपन, माइनस को हटाए तो अगर 6 को देखें तो 6 मतलब गुणा करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर अगर एक आए, अगर ऐसा सोच के चले तो हम देखो किस में तोड़ेंगे। मैं हटा रहा हूं, मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर को वापस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अब 1 है, 1 को मुझे दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 3x माइनस 2x। ठीक है, मैंने कौन से दो नंबर्स लिए, एक तो 3x और एक -2x। मैंने लिए 3 और 2। अगर 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1x बच जाएगा ना, x बच जाएगा। यहीं पर आपको सोचना है बस कि कौन से दो नंबर्स में हम तोड़े। तो यहाँ पर मैंने तोड़ा 3x माइनस 2x में, और यहाँ पर एंड में तो क्या है, -6। ये तो ये वाला -6 चल रहा है। ठीक है, तो 3x माइनस 2x में तोड़ा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने इसको क्या 3x माइनस 2x में तोड़ा। तो क्या जोड़ेंगे तो क्यों, घटारे में से भी जोड़ना है तो कहा गया, तोड़ा हमने इसको, हमने एक को 3 - 2 में तोड़ा। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 3 - 2। हमने एक को इस तरह तोड़ दिया 3 - 2 में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 को, हमने बोला था कि उन्हीं दो नंबरों में तोड़ना है जब यहाँ पर a और c का जो है गुणनफल आ जाए। तो a यहाँ पर क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या -6, a इंटू सी कितना है, -6। अब इसमें देखो, इसमें हम गुणा कैसे करेंगे, एक तरफ तो वही 3 और यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो माइनस के साइन को साथ में ले लो, तो 3 इंटू -2। ठीक है, यहाँ भी हमने माइनस का साइन था, यहाँ भी माइनस का साइन था। माइनस का साइन हमेशा साथ में लेना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो है जनरल फॉर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारा ये है, सब कुछ प्लस में है, इसलिए अब -b को मैं प्लस -b भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको -b कर देते हैं। -b का मतलब होता है प्लस -b। बस ये इतना सा आप याद रखना कि अगर कोई संख्या माइनस में है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -6। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, प्लस -2x। तो 3 और -2 को जब हमने गुणा करा तो क्या आ गया, 3 दूनी 6 और यहाँ पर माइनस, तो -6। और a और c का कितना आ रहा था, 1 और -6 का कितना आ रहा था, -6। तो मतलब बिल्कुल सही टूटा है ये। ठीक है, बिल्कुल सही टूटा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x -6। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या करना है, अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं,
पहले दो नंबर देखो इसके, ठीक है। पहले दो नंबर देखे, पहले दो पद देखे हमने, एक्स स्क्वायर और 3x। इन दोनों में क्या समान दिख रहा है, क्या सिमिलरिटी दिख रही है, क्या समानता दिख रही है, दोनों में x आ रहा है, ठीक है। x को बाहर निकाल लो, x को बाहर निकाल लिया। अब x को जब बाहर निकाला तो अंदर तो क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक और एक्स। एक्स को गुणा करेंगे जब एक्स से तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स निकाल लिया तो क्या बचा, एक एक्स और बचा, प्लस 3x में से एक्स निकाल लिया, क्या बचा, प्लस का 3, ठीक है। अब ऐसे ही -2x -6, दोनों में माइनस आ रहा है, एक तो माइनस लगा दो, एक तो माइनस लगा दिया। अब 2 और 6 में कॉमन क्या है, 2 और 6, तो मैं दो ही, ये भी 6 भी 2 से डिवाइड होता है और 2 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाला, दो कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से 2x से 2 निकाल लिया तो कितना बचा, x। और यहाँ पर देखो 6 में से 2 निकाल लिया तो 3, मतलब 6 में आप अगर 2 को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +3। अब +3 क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर माइनस है, लेकिन अभी हमने बात करी थी -6 का मतलब होता है +-6। ये असल में क्या है, ये असल में है +-6, ठीक है। तो -2 में जब x को करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2x, और -2 में अगर +3 को करूंगा तभी तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, तभी क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, और 2 तिया 6, तो -6 ही आएगा, प्लस माइनस का माइनस और 2 तिया 6, ठीक है। अगर और अच्छे से समझना है तो ये -2x को भी मैं कैसे लिख देता हूं, मैं इसको भी लिख देता हूं +-2x, ठीक है, +-2x। अब आप ऐसे समझो कि -2 और -6 में से मैंने -2 को कॉमन ले लिया है, तो अंदर इधर तो x बच गया और इधर 3 बच गया, ठीक है। बस इतना याद रखना कि मैं -6 लिखूं या +-6 लिखूं, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, ये बराबर ही है, ठीक है। बस ये चीज आप ध्यान रखना और साइन में गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x+3 और x+3, अभी 2 पद रह गए। पहला पद तो यहाँ पर 4 पद थे, ये 4 पद से 2 पद बन गए। पहला पद तो x+3, दूसरा पद 2 × x+3। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी समानता दिख रही है, x+3 समान है, तो x+3 को बाहर निकाल लो, x+3 को बाहर निकाल लो, और बाकी के अंदर क्या बचा, एक तो x बचा, एक -2 बचा, ठीक है। एक x बचा, एक -2 बचा। ये x+3 बाहर आ गया, एक x बचा, एक -2 बचा। यही क्या हुआ है, यही होगा इसके गुणनखंड, यही क्या होगा इसके गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं दोबारा देखो, हमारी जनरल फॉर्म ax² + bx + c, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया। a क्या आ गया हमारा 1, b भी 1, और c क्या आ गया -6। क्यों, -6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-6, ठीक है। c क्या आ गया -6। अब इस 1 को हमने ऐसे तोड़ा कि जो 2 नंबर्स में हमने तोड़ा उनको प्लस या माइनस करने पर तो एक ही आए, उनको प्लस या माइनस करने पर तो एक ही आए, और गुणा करने पर
ये ए और सी का गुणा करने पर ए और सी का क्या है, गुणा के बराबर है। तो ए और सी का गुणा, 1 और 6 का गुणा, 1 और -6 का गुणा, 1 इंटू -6 कितना आ गया, -6। और इधर जो दो नंबर हमने दिए 3 और -2, उनको साथ में माइनस करने पर 3 - 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको तोड़ा। बस आपको ये स्टेप अगर आपने सही से लिख दी तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ा। फिर क्या करा, यहाँ से दो पद लिए, पहले दो पदों में क्या कॉमन था, एक्स को कॉमन निकाला, अंदर बचा x+3। इधर से -2 था, -6 था, -2 कॉमन निकाला, अंदर फिर क्या बचा, x+3। अब ये दो पद रह गए, एक तो x इंटू x+3 और एक तो x इंटू x+3 और एक 2 इंटू x+3, दो पद रह गए। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, x+3 कॉमन आया, इधर क्या हो गया, x - 2 बच गया। तो ये है हमारा किसी भी समीकरण के गुणनखंड निकालने का तरीका। ठीक है, ऐसे और भी तरीके हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस में उनकी बातें करेंगे। पर फिलहाल अगर ये एक तो नेचुरल नंबर वाला तरीका और ये समीकरण का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ इसमें ये स्टेप समझ में नहीं आई, अगले वीडियो में इसको फिर से मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो फिलहाल आज हमने दो तरीके देखे, एक वो प्राकृत संख्या वाला और एक ये समीकरण वाला। ठीक है, तो आज के लिए हम ये दो तरीके ही देखते हैं, आगे के तरीके अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।